कैसे हैं सभी दगड़िए? बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हम जी ही बढ़िया होने के लिए रहे हैं। राजनीति कहती है हम समाज को बढ़िया देखना चाहते हैं। समाज नीति कहती है कि समाज बढ़िया होना चाहिए, तो बढ़िया होना चाहिए। आज मैं जो बातचीत करने आया हूँ वो थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि परिवार में जो आज चल रहा है परिवारवाद, उस पर बातचीत की जाए। पिछले ही दिनों, इसी 3-4 दिन पहले, जब बागेश्वर में मुख्यमंत्री जी एक चुनावी कार्यक्रम में आए थे, तब हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा भरोसा था कि मुख्यमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जो श्री मोदी जी हैं, उनके सबसे पसंदीदा डायलॉग पर नहीं बोलेंगे। आज की तारीख में मोदी जी का जो सबसे पसंदीदा डायलॉग है, जो वो सब जगह बोलते हैं, पार्लियामेंट में और तो लाल किले की प्राचीर से तक, वो है परिवारवाद। परिवारवाद की बात करते हैं, गांधी परिवार की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, सोनिया गांधी की बात करते हैं। तो परिवारवाद पर बोलना उनके पसंदीदा डायलॉगों में से एक है। लेकिन जब परसों एक चुनावी सभा यहाँ थी, यानी जो मध्यावधि चुनाव की जो सभा थी, उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता परिवारवाद पर नहीं बोला, और हमें उम्मीद थी नहीं बोल सकते। मोदी जी जिस परिवारवाद का पर हमला करते हैं, उस पर हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने गांधी परिवार के बाहर अन्य परिवारों को परिवार माना हो। निश्चित रूप से हम तारीफ करते हैं कि मोदी जी के परिवार में तो कोई है ही नहीं राजनीति में। और वैसे अगर किसी के परिवार में 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी या पूरा का पूरा परिवार राजनीति में है, तो वो कोई गलत भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। खैर, फिर परिवारवाद की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, तो निश्चित रूप से इच्छा होती है कि हम जानें क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। इसको जानने की इच्छा सबकी होती है। तो आज एक छोटी सी सूची मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको हम आरएसएस कह सकते हैं। आप परिवारवाद में आरएसएस का नाम, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से शुरू किया जाए। मोहन भागवत अभी आरएसएस के सर्वेसर्वा हैं, सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं। मोहन भागवत जी के पिताजी का नाम हम सबको मालूम होगा, आप सबको मालूम होगा, मधुकर भागवत। श्री मधुकर भागवत आरएसएस में गुजरात के प्रमुख थे। नहीं थे तो बताइए, नहीं थे। मधुकर भागवत जी के ही पुत्र मोहन मधुकर भागवत अभी आरएसएस के सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, सबसे बड़े पद पर हैं। पीयूष गोयल, बड़ा नाम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बड़ा नाम। पीयूष गोयल का नाम आएगा तो उनके वेद प्रकाश का नाम भी आएगा। पीयूष वेद प्रकाश गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश से बहुत बोलते हैं। प्रेम कुमार धूमल, मुख्यमंत्री हिमाचल, उनके पुत्र। राजनाथ सिंह, आजकल चर्चा में उनके पुत्र। पंकज, वरुण गांधी, मेनका गांधी, दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे के पुत्र हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। BS येदुरप्पा, इनके पुत्र वाई राघवेंद्र, पुत्र हैं वाई राघवेंद्र। रमन सिंह हैं, अभिषेक सिंह हैं, रमन सिंह, अभिषेक सिंह पूर्व MP रहे हैं। नारायण राणे अभी संसद में बहुत बोल रहे थे। नारायण राणे के जो पुत्र हैं नीतीश राणे,
सब जानते हैं। अश्वनी कुमार चौबे, अजीत चौबे, देवेंद्र चौबे, भाजपा का बहुत बड़ा नाम थे इनके पिताजी, कृष्णपाल गुर्जर, ज्योतिराज सिंधिया, इनके पिता, इनकी बुआ जी, इनकी दादी जी, सभी तो राजनीति में थे, सब राजनीति में थे। कैराना के सांसद हुकम सिंह की बेटी भूमिका, मुरादाबाद के सांसद सर्वेश के पुत्र सुशांत, ज्योत्सना सिंह सोरम से, ओम प्रकाश, अनुराग, कमलेश, विमलेश, रमाकांत, अरुण, ये सब नाम हैं पिता पुत्र, और बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं, बड़े नाम। कल्याण सिंह के पोते भी राजनीति में हैं। नीलिमा कटियार साहब एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी लड़की नीलिमा कटियार। कल्याण सिंह के पौत्र मैंने बताया अभी आपको, संदीप, लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन, वीर बहादुर सिंह, फतेह बहादुर सिंह, वैसे शरद पवार के भतीजे शिंदे साहब हम सबको मालूम है। उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र बहुत भी परिजन भी राजनीति में हैं। सरदार पटेल साहब के हैं, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के तो हर बड़े नेता के घर में सभी सब राजनीति में सेवा कर रहे हैं लोगों की। मोदी जी बहुत परेशान है परिवारवाद को लेकर, और जो नाम मैंने अभी बताए, कांग्रेस में तो लंबी फेहरिस्त है। अभी मैंने जो नाम बताए वो सब भारतीय जनता पार्टी के नाम हैं। कांग्रेसियों के नाम भी आएंगे और बड़ी सूची आएगी, नहीं छोड़ा जाएगा किसी को। लेकिन मोदी जी की परेशानी है जो परिवारवाद से, तो वो चिंतित है, उनको लगता है कि सब गलत हो रहा है, बहुत गलत है। लेकिन उनकी चिंता सिर्फ एक परिवार तक सीमित रहती है, वो है गांधी परिवार, क्योंकि वो सवाल उठाता है, उनके खिलाफ बोलता है, और इन 10 सालों में उस परिवार को चाहने कई कोशिशों के बाद वो ख़त्म नहीं कर पाए, उनका राजनीतिक वजूद ख़त्म नहीं कर पाए। वो जितना चाहते हैं कि इस परिवार का राजनीतिक वजूद ख़त्म करूं, उस तक वो राजनीतिक वजूद उनका बढ़ता चला जाता है। खैर, परिवारवाद बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति में कोई परिवार होता है और संघर्ष के दौर में होता है, कोई परिवार जब राजनीति में संघर्ष के दौर में होता है, तो उस संघर्ष का खामियाजा, उस संघर्ष का पूरा असर उसके परिवार पर पड़ता है, उसकी पत्नी पर पड़ता है, उसके बच्चों पर पड़ता है, उसके पिता पर पड़ता है, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम के दौर में देखें, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौर में हमें एक से एक उदाहरण मिलते हैं कि एक परिवार के एक व्यक्ति पर अगर अंग्रेजों की थोड़ी छाया पड़ी, तो उस परिवार से एक की जगह 2, 3, 4 निकल कर सामने आए। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में तो एक अगर बंद हो जाए, जेल हो गया, एक परिवार का एक जेल गया, तो अन्य परिवार के जो लोग होते थे उनका दमन होता था, उत्पीड़न होता था, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाते थे। यह हमें इतिहास पढ़ा पड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश को कुशल राजनीतिज्ञों की जरूरत थी, और राजनीतिक पार्टियों में बहुत सारे अनुभवी, बहुत ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं की ज़रूरत थी। उस समय जो राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो राजनीति में परिवार आए थे, उनके पूरे के पूरे परिवार भी राजनीति में जनता की सेवा में लगे हुए थे। उनके 1-2 पुत्र या 1-2 लोग राजनीति में सेवा में लगे थे। तो कोई परिवार अगर राजनीतिक सेवा कर रहा है और उसके 2, 4, 5, 6 लोग राजनीति में हैं, तो इसमें तो बहुत बड़ी चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति राजनीति में रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहा है, यदि राजनीति में उसका पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए आया है, तो उसको तो अक्षम्य होना चाहिए, और कठोर से कठोर दंड दिलवाने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम देखें तो 2011 और 12 का वर्ष इस देश में बहुत बड़े परिवर्तन का वर्ष था। बहुत बड़े बड़े आंदोलन देश में थे,
लोकपाल को लेकर आंदोलन थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन थे, बहुत बड़े संगीन। और उन दिनों कई IAS ऑफिसरों ने बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप किताबें लिख कर लगाए। कोल घोटाला, विदेशी धन, स्विस बैंक, बहुत सारे घोटाले, अगर लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी, ये सब पब्लिक डोमेन में था। उसके बाद जनता को भी गुस्सा आया, जनता को लगा बहुत ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब सज़ा कौन दे सकता था? सज़ा देने के लिए सरकार को बदलना था। जनता ने सरकार बदल दी, कांग्रेस वालों को जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे बाहर कर दिया और सरकार बना के कहा आप इनसे निपटिए, इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए। आपने जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, न्यायालय में जाके, कानून के घर में जाके वो सब बरी होते चले गए। क्यों? क्योंकि सरकार के रूप में या तो आपके पास कोई सबूत नहीं थे, आप केवल बोगस आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, या आपने जानबूझ के सबूत नहीं रखे होंगे अदालत में, और अदालत सबूतों से चलती है। हमने आपको सरकार सौंपी और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने के लिए आप एक भी भ्रष्टाचारी को सज़ा नहीं दिला पाए इन 10 सालों में, और सब बरी हो गए। वो वाड्रा साहब का नाम हम ले सकते हैं, कोल घोटालों का नाम ले सकते हैं, मनमोहन सिंह के ऊपर आपने आरोप लगाए, एक को भी आप सज़ा नहीं दिला पाए। अभी आपने ईडी के आए हैं, कुछ परिणाम सामने आए हैं। ईडी ने जितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, जितने लोगों को हिरासत में लिया, उसमें कितने प्रतिशत को पर भ्रष्टाचार आरोप साबित हुए हैं? मतलब अब तो देश के अंदर लोग कहने लगे हैं कि भ्रष्टाचार की बात या तो उनको चुप कराने के लिए, डराने के लिए होती है, या फिर अपने साथ मिलाने के लिए होती है। यह आरोप अब देश लगाने लगा है, क्योंकि अभी ये शरद पवार के भतीजे शिंदे साहब पर एक बहुत बड़ा आरोप अभी सभी को मालूम है। अभी अखबारों में लड़के 2-4-5 हफ्ते के अखबार मिल जाएंगे। और जैसे ही शिंदे साहब भारतीय जनता पार्टी में आए, सारे आरोप खत्म। चिट फंड घोटाले आपको याद होंगे, मध्य प्रदेश, बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता कई घोटालों में थे। आज वो सब शुभायमान है भारतीय जनता पार्टी के। और जो जांच एजेंसियां उनकी जांच कर रही थी, सब शायद FIR लगा चुकी है, कुछ नहीं मिला उनके ऊपर। बहुत से आरोप घोटालों के इन 10 सालों में आपके ऊपर भी लगे हैं। राहुल गांधी ने संसद में ये तो पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है? ये एक भ्रष्टाचार का आरोप था। तो भ्रष्टाचार पर सजा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार राजनीति से बाहर होना चाहिए। एक भी राजनीतिज्ञ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये पूरा देश चाहता है। लेकिन भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा काम इन 10 सालों में नहीं हुआ। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन 10 सालों में बहुत सारा काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के तरीके बदले और वो सार्वजनिक हो रहे हैं। अभी आयुष घोटाले में आप देखना, आयुष्मान, इतना पवित्र शब्द आयुष्मान भव, उसके नाम से आपने एक योजना बनाई, और अभी भी देखो कितना बड़ा घोटाला उसमें आया है सामने। लोग कहने लगे हैं सार्वजनिक किया है, और किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया है, आप ही की जांच एजेंसियों ने किया है। हाँ, यहाँ आज मैं बात परिवारवाद की करने के लिए आया था। परिवारवाद की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड में लेते हैं, उत्तराखंड में भी परिवारवाद दोनों पार्टियों में है। अभी विधानसभा में हरीश रावत जी की पुत्री MLA हैं, परिवारवाद है। अभी आपने बागेश्वर में जब स्वर्गीय चंदन रामदास जी के स्थान पर सीट रिक्त हुई तो आपने उन्हीं की पत्नी को दिया, परिवारवाद है। पिथौरागढ़ में विधायक हुआ करते थे, बहुत आंदोलन के साथी भी रहे हम लोगों के शुरुआती दौर में, 1980, 81, 82 के दौर में जब हम लोग आंदोलनों में सक्रिय थे। तो उससे पहले भी तो पंत जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नाम। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया, परिवारवाद था। अभी इधर भारतीय कांग्रेस के अंदर तो जो झगड़े हैं वो बड़े नेता के लड़के को यूथ कांग्रेस में लाने के झगड़े हैं, यूथ कांग्रेस के बड़े पद पर लाने के झगड़े हैं। ये बहुत बड़े झगड़े चल रहे हैं।
तो परिवारवाद कूट कूट के भरा है। और हम परिवारवाद अगर एक अच्छे काम के लिए, राजनीति कोई बुरा काम नहीं है, अगर राजनीति बुरा काम है तो फिर आप सब राजनीति में क्यों हैं भाई? राजनीति बहुत अच्छा काम है। राजनीति में कुछ गंदे लोग अगर घुस गए हैं तो उनको बाहर निकलना चाहिए। उनको बाहर कौन निकाल सकता है? राजनीतिक दल ही उनको बाहर निकाल सकते हैं। वो आप कभी नहीं करते। आपको कोई गंदा तब दिखता है जो आपके खिलाफ हो जाता है, और जब आपके साथ मिल जाता है तो फिर वो गंदा नहीं रहता, वो चाहे कांग्रेस के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मित्रों, ये परिवारवाद के नाम पर जो खेल चल रहा है उस पर हमें पूरे देश को बोलना होगा। परिवार परिवार होता है। किसी परिवार के 4-5-6 लोग अगर राजनीति में हैं तो कोई बुरा नहीं है। अब जिसका परिवार ही नहीं है वो कहाँ से अपने लोगों को राजनीति में लाएंगे? और राजनीति में आने के लिए कुशलता चाहिए, राजनीति के अनुमान चातुर्य चाहिए, राजनीति में आने के लिए आपको अनुभव चाहिए। ऐसे ही सड़क चलते आप कार्यकर्ता हो सकते हैं लेकिन एक सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो परिवारवाद के नाम पर जो आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बोलते हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो एक परिवार से डरते हैं, इसीलिए बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। उनको अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो उनको सारे के सारे परिवारों के साथ बातचीत करनी चाहिए पूरे देश के अंदर। हम जल्दी, बहुत जल्दी उत्तराखंड में जिलों के स्तर पर जो परिवारवाद चल रहा है राजनीतिक दलों में, चाहे वो भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, सपा में, बसपा में, आम आदमी पार्टी में, हम उसको लाएंगे। कोशिश में है हम जल्दी से जल्दी वो सूचियाँ इकट्ठी करें, बहुत जल्दी। कई लोग विधायक बनते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, क्षेत्र पंचायत बन जाते हैं, जिला पंचायत में सदस्य बन जाते हैं। परिवारवाद है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो उसका विरोध नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के लिए परिवारवाद है तो उसका विरोध होना चाहिए, खुलकर होना चाहिए, दिल से होना चाहिए और कानून की ताकत से होना चाहिए। फिर मिलते हैं कभी।